देखो सनसेट भी हो रहा, कितना खूबसूरत है। हाँ सनसेट। ये कैमरा से मोबाइल वाला से ले लेता हूँ, वही देखने लायक है यहाँ का सनसेट। और ये सबसे पीसफुल जगह इसलिए है ना कि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। वाह सुपर्ब, लेकिन मानना पड़ेगा कि सुकून तो मिलता है एकदम, ठीक है। बस काम करते रहो, खाना नहीं पीना नहीं, सोते भी है तो रात में उठ जाते हैं। तो ऐसे समय में लगता है ना कि कहीं भाग कर आ जाओ। तो ये सब जगह वो सब वैसा ही है कि भाग करके आ जाओ। सच में मन तो करता है कि ऐसी किसी जगह पर भाग करके आ जाओ, लेकिन यहाँ तक आना आसान नहीं था। बार बार सोचता रहा कि इस जगह में जहाँ अभी मैं खड़ा था वहाँ कैसे पहुँचा जाए, कब पहुँचा जाए, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे मन के मुताबिक नहीं चल रहा था। फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया जब मेरी ये मंशा, मेरी ये मुराद पूरी हुई और मैं फाइनली यहाँ तक आ पहुँचा। अब मेरा ये सफ़र शुरू होता है कोलकाता से। एक और जहाँ कोलकाता में मॉनसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि पहाड़ों में अभी बारिश का कोई असर नहीं दिखेगा। और इसी इच्छा के साथ, इसी मंशा के साथ मैं चल पड़ा पहाड़ों में फिर से। जब भी हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में शिमला, मनाली या फिर आपका कसौल, लद्दाख, सिक्किम, दार्जिलिंग यही सब आता है। लेकिन ये सभी जगह इतनी ज़्यादा क्राउडेड हो चुकी हैं कि अगर आपको सुकून चाहिए या फिर सुकून से भरी हुई 2 से 4 दिन जहाँ सिर्फ आप हो, नेचर हो और आप अपने लिए समय बिता रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कि ये सभी हिल स्टेशंस इतनी ज़्यादा क्राउडेड है कि आपको वो एहसास नहीं होगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो, वो शांति नहीं मिलेगी जिसे आप खोज रहे हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा जो फेमस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ लोग आते तो हैं पर बहुत कम, और सुकून तो भाई भर भर के है वहाँ पर, और इतनी शांति जिसको मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, आगे चल के उस शांति का एहसास कराऊंगा। तो मेरा पहला पड़ाव कोलकाता से न्यू दिल्ली तक का था, जहाँ के लिए मैंने फ़्लाइट बुक की थी। और फ़्लाइट पकड़ने के लिए मैं जा पहुँचा कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, यानी कि कोलकाता एयरपोर्ट में। और हल्की हल्की बारिश वो तो हो ही रही थी। करीब 2 से ढाई घंटे की ये फ़्लाइट मुझे दिल्ली ले जाने वाली थी और दिल्ली से ही शुरू होने वाला था मेरा असली सफ़र। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सो राइट नाउ मैं इन कोलकाता एयरपोर्ट, और यहाँ से मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है इंडिगो की। तो बस फ़्लाइट 1 घंटे में आ जाएगी, देन वी गोइंग टू न्यू दिल्ली। और वहाँ से जो है फिर एक जगह जाना है मुझे, और वो कहाँ जाऊँगा ये तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो तब तक प्लीज़ स्टे विथ मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार आए हैं यहाँ पर, तो देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। फाइनली मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। और देखते ही देखते हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुका होता है और मैं कोलकाता की जर्नी को अलविदा कहते हुए चल पड़ता हूँ दिल्ली में।
और फ्लाइट की खिड़की से मैं देख रहा होता हूँ काफ़ी सारे बादलों को। और सच मानो तो पहली बार इतने घने बादलों के बीच से मैं और मेरी फ़्लाइट यूँ उड़ती हुई जा रही थी। फ़्लाइट तो भाई कई बार उड़ा होगा, लेकिन मैं पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा था। इतने सारे बादल और इतने घने। खैर जो भी हो, कैसे 2 घंटे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और देखते ही देखते नीचे जगमगाती हुई दिल्ली शहर, जो आप भी अभी देख रहे होंगे। अब दिल्ली पहुंचने के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूं और ले लेता हूं एक प्रीपेड टैक्सी, जो लेती है मुझसे 600 रुपये, और वो मुझे ले करके जाने वाली है यहाँ से ISBT कश्मीरी गेट। तो अब मैं चल पड़ता हूँ ISBT कश्मीरी गेट की तरफ, जहाँ से मेरी बस है रात के 10:30 बजे, और वो बस मुझे ले करके जाने वाली है न्यू दिल्ली से हल्द्वानी के लिए। अब हल्द्वानी का नाम जब आया तो आप शायद समझ ही गए होंगे, गेस कर चुके होंगे कि मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड में कहाँ, ये तो भाई आपको मैं कुछ देर में बताऊंगा। तब तक इस पूरे वीडियो को देखिए। अब ISBT पहुँचने के बाद मुझे लग जाती है भूख, और रात को क्या खाया जाए ये सोचते हुए मैं जा पहुँचता हूँ बर्गर किंग, और यहाँ पर ऑर्डर करता हूँ अपने लिए एक कॉम्बो पैक, जिसमें मिलता है मुझे बर्गर, कुछ फ्रेंच फ्राइज और साथ में एक कोक। अब बस आने में थोड़ी सी तो देरी है, क्योंकि 10:30 बजने में काफ़ी समय बचा हुआ है। तो तब तक चलो भाई इस मील को एंजॉय किया जाए बर्गर किंग वाला, और उसके बाद यहाँ से चलेंगे सीधा अंदर ISBT, और ISBT के अंदर से मुझे बोर्ड करना है अपने बस में, जो कि है फ्लिक्स बस। और सच पूछो तो पहली बार मैं किसी फ्लिक्स बस के बस में सफ़र करने वाला हूँ। अब ये फ्लिक्स बस जो है वो एक जर्मन कंपनी की बस, जो आपको गारंटी देती है कि कम से कम किराए में आपको अच्छे से अच्छा सफ़र करवाया जाए। और सही मायने में फ्लिक्स बस के बसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे, नीट एंड क्लीन और कंफर्टेबल दिखते हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला था फ्लिक्स बस के साथ, और ये बस मुझे हल्द्वानी तक ही ले जाएगी, क्योंकि मेरा बुकिंग हल्द्वानी तक ही था। तो आइए मेरा ये सफ़र अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक हॉल्ट लिया गया है, और ये है शिवा ढाबा। इस रूट पे शिवा ढाबा काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए हर चीज़ें मिल जाएंगी। तो बस जो है सीधे हल्द्वानी की तरफ चल पड़ी है, और रात हो चुकी है काफ़ी, अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। और ये शिवा ढाबा में जिन लोगों को खाना खाना है, डिनर करना है, दे ऑल आर स्टेइंग। वो लोग जा रहे हैं, जाकर खाना वाना खा करके आएंगे। लेकिन नैनीताल यहाँ से दिखा रहा है 235 किलोमीटर्स, और हमें जाना है हल्द्वानी। सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ते ही मेरी आंखों की नींद खुल जाती है। मन तो कर रहा था कि सोता रहूं, लेकिन इस खूबसूरत सी सनराइज को देखने के लिए मजबूरन अपनी आंखें खुली रखनी पड़ी। आफ्टर ऑल इतनी खूबसूरत सनराइज, वो भी चलते चलते बस में, शायद ही मैंने कभी देखा होगा। कुछ देर में हम पहुंचने वाले थे रुद्रपुर, और रुद्रपुर से आगे फिर हम जाने वाले थे हल्द्वानी। लेकिन हल्द्वानी तक पहुंचने से पहले जो नज़ारे ये थे रास्तों के, वो भी देखने लायक थे। हर तरफ हरे भरे पेड़, और बीच से ये खूबसूरत सा टेढ़ा मेढ़ा सर्पीला रास्ता, जी हाँ बिल्कुल सांप की तरह। वैसे एक बात बताऊं तो ये जर्नी मेरी और पहले हो जाती, लेकिन अफसोस कि जब मैंने पिछली बार इस ट्रिप को प्लान किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स के कारण मुझे उस ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा। खैर चलो, जब भी हो, देर से ही सही हो, लेकिन हो तो बहुत अच्छे से हो। और देखते ही देखते मैं जा पहुंचता हूं हल्द्वानी, और हल्द्वानी पहुंचने के तुरंत बाद मैं कॉल करता हूं अपने ड्राइवर को। हाँ पहुंच गए, उतर गए हो होंडा शोरूम पे। हाँ ठीक है, मैं भी आ गया। कहाँ पे? यहीं पर ही, वहाँ पे 100-200 मीटर बस शोरूम के ठीक सामने है। हाँ जी, जहाँ पर बड़ा करेगी कौन कौन है सर आप? मैं तो आ गया यहीं पे। कहाँ हो? चौराहे पे हूँ मैं, चौराहे पे काले रंग का ऑल्टो जो है वो क्या? हाँ 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 हाँ। हाँ देखो, आगे बढ़ो, आगे और आओ।
व्हाइट कैप लगाए हो? हाँ 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 देखो। अक्षय के आते ही मैं अपने सफ़र पर निकल पड़ता हूँ और सबसे पहले मेरा जो पड़ाव होने वाला था वो था नैनीताल। लेकिन नैनीताल हम रुकने वाले नहीं थे, नैनीताल से मुझे और आगे जाना था। मैंने अक्षय से कहा था कि मुझे सबसे पहले किसी अच्छे से होटल में ले जाए जहाँ मैं नहाकर फ्रेश हो सकूँ, और उसके बाद वो मुझे ले करके जाए हनुमानगढ़ी जो है नीम करोली बाबा का आश्रम। तो वहाँ से हो करके फिर हम आगे की ओर बढ़ने वाले थे। तो ये क्रॉस करके उस समय गए थे। एक आर्मी कैंटोनमेंट भी आता होगा, आर्मी कैंटोनमेंट भी आता है ना सामने में। आर्मी हाँ हाँ, तो पीछे रह गया काठगोदाम में रह गए ना, आगे शायद और है नैनीताल वाले रूट पे। फॉरेस्ट वाले का है। अच्छा अच्छा, चलो ऐसे देखते देखते नज़ारे चलते हैं। और क्या, काठगोदाम से नैनीताल मोटा मोटी कितनी दूर हो जाती है? सर लगभग 45 किलोमीटर 45। और फिर नैनीताल से कैंची धाम हमको मुझे लगता है 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर। हाँ। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आज मौसम पूरा साफ है, सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ का आज। तो अभी तक तो मेरी ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये जर्नी मेरी खूबसूरत रहेगी और जिस सुकून की तलाश में मैं अपने घर से इतनी दूर आया हूँ, वो सुकून, वो शांति मुझे मिले। कुछ ही देर में हम पहाड़ों में थे और मंजर पूरी तरह बदल चुका था। दोनों तरफ हरे भरे पाइन के ट्रीज हमारा स्वागत कर रहे थे और थोड़ी ही दूर चलने पर अक्षय मुझे लेकर आता है एक होटल में, जहाँ पर मुझे फ्रेश होना था, नहाना था। और वहाँ बालकनी का दरवाज़ा खोलते ही जो नज़ारा मैं देखता हूँ उसके बारे में मैं क्या कहूँ। चलिए आपको भी दिखाता हूँ और यहीं से आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस नए सीरीज़ के नए ब्लॉग में। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैं हल्द्वानी से थोड़ा ऊपर चल कर आया हूँ। ये एक स्पॉट मिला है जहाँ पर एक होटल है। उस होटल पे जस्ट हम लोग फ्रेश होने के लिए रुके हुए हैं। एक्चुअली हम लोग नहीं, मैं फ्रेश होने के लिए रुका हुआ हूँ। यहाँ पर मैं नहाया अभी और उसके बाद यहाँ के व्यूज़ देखिए कितने अच्छे हैं, कितने खूबसूरत व्यूज़ है यहाँ के। दूर दूर ये हरियाली और ये पहाड़ देखिए, पूरे जंगल है। और यहाँ नीचे में कुछ गांव भी है। यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी भी होती है। तो काफ़ी खूबसूरत सा जगह है ये। तो अगर आप हल्द्वानी से नैनीताल की ओर जा रहे हो या भवाली की ओर जा रहे हो तो रास्ते में आपको ये होटल मिलेगा। बाहर से मैं दिखाता हूँ आपको होटल, और उसका नाम भी बता दूंगा। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप नैनीताल के भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग हट करके रहना चाहो तो इस जगह पे आप आकर स्टे कर सकते हो। यहाँ पे आपको फूड ऑप्शंस भी है, रूम भी मिल जाएगा। तो रूम जो है जस्ट मैंने फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग फ्रेश ही इसको यूज़ किया, बस नहाने के लिए। लेकिन रूम देखो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, डबल बेड दिया हुआ है, यहाँ पे कबर्ड है, टीवी भी है। ये तो मेरा बैग पड़ा हुआ है, यहाँ पे लगेज है। तो यहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी है और वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो यहाँ आके आप स्टे कर सकते हो। तो अब आगे चलते हैं। अब हम जहाँ जाने वाले, जिस पर्पज से मेरा यहाँ आना हुआ है, आइए अब वहाँ चलते हैं और फिर आगे के व्यूज़ आपको दिखाएंगे। और हाँ, इस होटल के बारे में आपको नीचे चल के बताऊँगा और अपने ड्राइवर उससे भी मैं मिलवाऊँगा आपको, अक्षय। तो अक्षय से भी मिलवाता हूँ आपको, चलिए। ये हिलव्यू होटल और रेस्टोरेंट, इसी का था वो रूम जिसमें मैं रुका हुआ था। तो ये देख लीजिए आप, ये नैनीताल भवाली वाले रोड पे पड़ती है। तो यहाँ रूम्स भी अवेलेबल हैं, तो आप आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं।
लोग हनुमानगढ़ी चलेंगे ना, हनुमानगढ़ी। तो उसके बारे में पता है कि नहीं कि करौली बाबा आपका वहाँ जो है कैंची धाम, वहाँ और हनुमानगढ़ी दोनों जगह एक साथ मौजूद रहते थे और लोग मतलब ये हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि एक ही आदमी एक ही समय पे दो जगह कैसे हो सकता है। ये किस्सा पता है? ये तो किस्सा सर ये बताया कि बाबा जी के 4 धाम है, एक हनुमानगढ़ी हो गया, एक कैंची धाम हो गया, हाँ, एक काकड़ी घाट हो गया। काकड़ी घाट भी इसी रास्ते पड़ेगा ना, अल्मोड़ा वाले रास्ते में। अगर होगा तो वापस आते समय काकड़ी घाट बोलेंगे एक बार, वो भी काफी खूबसूरत जगह है। वैसे यहाँ जैसे नैनीताल के पास पहुँच रहे हैं ना, तो ठंडक जो है बढ़ती चली जा रही है। उधर पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है क्या? उस साइड उस पहाड़ पे लग रहा है। तो होते रहता है। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। तो यही है अक्षय, और इसके साथ ही मैं भी घूमने वाला हूँ पूरा 3 दिन मेरे साथ रहिए। तो अगर नैनीताल, कैंची धाम, अल्मोड़ा इन जगहों पर आपको भी जाना है तो अक्षय का नंबर दे दूंगा आपको, आप अक्षय के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको घुमा देगा। तो बाकी लोगों को अगर मेरे रेफरेंस से आए तो उनको भी अच्छा से घुमाना भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल ना, तो अक्षय से आप भी जुड़िएगा। अगर आप उत्तराखंड में नैनीताल साइड, कुमाऊं साइड आना चाहते हैं तो। सर ये सौरभ जोशी इधर ही आता है। अच्छा, तो ये है सौरभ जोशी का मैगी खाने वाला पॉइंट। मेरी बेटी रहती तो काफी खुश होती, तो काफी देखती है, मतलब उसके हर व्लॉग्स देखती है वो। उसने तो मतलब बोल के रखा मुझे कि भाई अगर सौरभ जोशी मिल जाए तो उससे एटलीस्ट एक बार भेंट करके आने। तो बोला मैंने उसे कि भाई जब तुम आओगी मेरे साथ तभी तुमको ले जाएंगे वहाँ, अदरवाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं सौरभ जोशी से मिलने जाऊँ अलग से। तो अभी एक जगह रुके, यहाँ पे पहाड़ी राजमा और तरह तरह के दाल वगैरह मिलते हैं यहाँ पर। देखिए अलग अलग वैरायटी के राजमा है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और खेत से ये ले आते हैं यहाँ पर सेल करने के लिए। यहाँ पर इसके अलावा आपको ये बाजरे का आटा, अलसी, मक्के का आटा, ये सब भी मिलेगा जो खास इनके यहाँ पे पिसी हुई है। नैनीताल हाईवे में ही आपको मिल जाएगी। यहाँ सूखा मिर्चा, अलसी तक है, और ये देखिए सफ़ेद राजमा जो देखने नहीं मिलता कहीं पर भी। इसके अलावा वहाँ पे कुछ पहाड़ी फ्रूट्स भी हैं, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। बुरांश का जूस भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए जो है पहाड़ी एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पर और ऐसे चीज़ों को देखते हैं तो मेरे हिसाब से एक बार रुकिए ज़रूर और कुछ ना कुछ यहाँ से ले करके जाइए, क्योंकि ये एक तो स्वाद इनका अच्छा होता है और ऑर्गेनिक है, तो इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं होता है और खाने में भी अच्छा है, आपके लिए आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है ये। तो मैं देखता हूँ यहाँ से क्या ले सकता हूँ। ये प्लम है, फिर इसको हम लोग एप्रिकॉट बोलते हैं, खुमानी एप्रिकॉट जिसको खुमानी कहा जाता है। यहाँ पे वो बड़ा वाला आलू बुखारा है क्या? आड़ू है, अच्छा। और आम भी है यहाँ के, प्लस यहाँ अखरोट भी देखने को मिल जाएंगे आपको। ये छोटी वाली शीशी में क्या है ये सारा? जो पीसी हुई नून बोलते हैं वही चीज़ है ये? अच्छा अच्छा, कैसे आती है ये? 100 रुपीज पर पीस रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे सारा चीज़ जो यहाँ का ऑर्गेनिक है, तो इन चीज़ों को लेने के लिए एक बार रोड साइड आपको ऐसे काफ़ी सारे दुकानें मिलेंगी। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको ऐसे स्टॉल्स दिखते हैं, ऐसे शॉप्स दिखते हैं, एक बार रुकिए, रुक करके एक बार वहाँ पे देखिए क्या क्या मिलता है, अपने पसंद की चीज़ें ले करके जाइए। अल्मोड़ा से ही, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे राजमा वगैरह काफ़ी मिलता है, तो चलो पहले ही मिल गया। हाँ, लेकिन इन्होंने रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिया मेरे हिसाब से, थोड़ा और कम ले सकते थे, क्योंकि ऋषिकेश के वहाँ से अगर लेते हैं ना, ऋषिकेश के ऊपर भी बैठते वो काफ़ी सस्ते में बेचते हैं वहाँ पे लोग, गाँव के ही लोग होते हैं। तो खैर जो भी है, चलो एक बार इनको भी देखा जाए, चेक करके कैसा है, घर जाएंगे। और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं टुवर्ड्स हनुमानगढ़ी, वो भी खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए। हनुमानगढ़ी मौजूद है 6400 फीट की ऊंचाई पर और नैनीताल से ये काफ़ी करीब पड़ता है। तो जो लोग नैनीताल घूमने आते हैं वो हनुमानगढ़ी ज़रूर घूमने के लिए आते हैं।
वैसे हनुमानगढ़ी फेमस है नीम करोली बाबा के आश्रम के नाम से भी, क्योंकि बाबा यहाँ भी आते थे कैंची धाम की तरह। इस जगह की वाइब्स इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ इतनी ज़्यादा शांति है कि आपको मेडिटेशन के लिए ये जगह सबसे बेस्ट महसूस होगी। और यही कारण था कि बाबा यहाँ आते थे ध्यान करने के लिए। तो आइए अब चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर। तो ये है हनुमानगढ़ी का मंदिर जो आश्रम नीम करोली बाबा का कैंची धाम में है। सेम टू सेम वैसा ही आश्रम यहाँ भी है। यहाँ भी बाबा का मंदिर है और हनुमान जी की भी एक बहुत अच्छी मंदिर है। यहाँ पे राम मंदिर है, शिवालय है। तो जो लोग कैंची धाम जाते हैं वो लोग हनुमानगढ़ी भी आना ज़रूर पसंद करते हैं, खास करके नैनीताल से जब इतनी पास है ये। ट्रैफिक ही बता रही है नैनीताल के कितने पास है। घुसते साथ नैनीताल में, लेकिन ये घर जरूर दिखता है। ये पिंक वाली, ये जो है हिल साइड वेस्ट होम स्टे। तो यहाँ पे एक होटल सेवाय भी दिखेगा, सेवाय होटल। ये पहचान है कि नैनीताल हम आ चुके हैं। काफी सारे होटल्स आ रहे हैं, नए नए होटल भी खुल रहे हैं। हाँ, आप जो जहाँ पर जगह बची हो, हाँ जगह तो है नहीं वैसे। रिस्की भी है, लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा रहता है। कितने दुकान भी आ गई है। ये सारी बस है ना, नैनीताल का बस स्टैंड हो गया, छोटा सा है लेकिन। हाँ, मॉल रोड, भवाली, राजभवन। राजभवन तो ऊपर कहीं है शायद। हाँ, नैना पीक भी दिख रहा है यहाँ से दूर। नैना पीक साइड, नैना पीक तो गया नहीं, मौका मिलता तो जाता जरूर। वो तो गाड़ी नहीं जाती ना, हाँ, पैदल ट्रेक करना पड़ता है। तो लंबा ट्रेक है वहाँ का। वहाँ भी हमको लगता है कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता होगा ट्रेक करने में। हाँ, लेकिन व्यू अल्टीमेट है, काफी खूबसूरत है ऊपर से, देखने लायक है। ये तो नैनी लेक हमारा, अपना नैनीताल का पहचान, निशान है। कहते माता सती की आँख यहाँ आकर गिरी थी, इसलिए यहाँ पे ये लेक बना और नैना देवी का मंदिर बना। शक्तिपीठ में से एक है ना, 51 शक्तिपीठों में से एक। देखो भाई, जय हो नैना देवी माँ के। मौका मिलेगा तो आएंगे उस समय, लौटते में, वापसी में अगर हो सके तो आएंगे। ये आई लव नैनीताल वाला बोर्ड हटा दिया ना, तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कर रहे था। गाड़ी लगाने का तो यहाँ नहीं है, आगे है। हाँ, तो वापसी में अगर मौका मिलता तो यहाँ आएंगे। मिलेगा चांस आने का? हाँ, अगर किस्मत रहा तो आएंगे, क्योंकि अभी बहुत लेट हो जा रही है यहाँ पे। तो ये कैंची धाम, अल्मोड़ा, रानीखेत, भवाली, नैनीताल, मुक्तेश्वर सब जाने के लिए ये रास्ता पकड़ा जाता है। ये है मॉल रोड। तो नैनीताल पे तो ऑलरेडी हम ब्लॉग बना चुके हैं पहले। एक खूबसूरत शहर है भाई नैनीताल भी। तो नैनीताल में ऐसे ही काफी भीड़ है, तो इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह से अच्छा है कि ऐसी कोई जगह जाया जाए जहाँ पे कुछ सुकून मिलता है, थोड़ा शांति मिलता है। वैसे आगे चलते हैं कैंची धाम की ओर और वहां से फिर अल्मोड़ा। तो कैंची धाम, अल्मोड़ा सब कुछ आया हुआ हूँ मैं पहले भी। आप मेरे ब्लॉग्स अगर देखते हैं रेगुलरली तो आप जानेंगे भी। तो
तो इस बार कैंची धाम के उस वाइब्स को फील करने की कोशिश करता हूँ और कसार देवी चलेंगे, जहाँ मैंने सोचा है कि 2 दिन स्टे करके देखते हैं क्या ऐसी क्या बात है वहाँ पे, ऐसी क्या खासियत उस जगह की। पूरे दुनिया में 3 ऐसी जगह हैं, तो वो चल के आपको बताऊंगा। उसमें से एक कसार देवी भी है जो मेडिटेट करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो चलते हैं आगे। और देखिए रोड कितना खूबसूरत है यहाँ, बिल्कुल मक्खन। और ये देखो पूरा नैनीताल का, ये सारे जो घर है लग रहे हैं कि ब्रिटिश टाइम के बने हुए घर जैसे होते थे वैसे ही है, लेकिन ये शायद स्नोफॉल के लिए बनाया गया ना। वैसे बर्फ पड़े तो ऊपर जमा नहीं रहे, वो गिर जाए नीचे से स्लाइड करके। कसार देवी शाम में आज चलते हैं सनसेट देखने वहाँ पे, ठीक है। सूर्यास्त वहाँ का बहुत फेमस है, बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा फिर जाके रेस्ट करेंगे रूम में। कल सुबह चलेंगे हम लोग जागेश्वर धाम, ठीक है। उधर का दंडेश्वर महादेव है, वृद्ध जागेश्वर है, चिता, ये सब घूम लेंगे उधर। और शाम में चलेंगे अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा टाउन का जो वो पता है ना, लाला बाजार वगैरह जो है, देखियो तो लाला बाजार ये सब जाएंगे, बहुत फेमस जगह वो। स्वामी जी आए हुए थे, स्वामी विवेकानंद वहाँ आए हुए थे, वहाँ ठहरे थे 1890 में, और तभी कसार देवी भी आए थे वो। अच्छा। तो जितने बड़े बड़े दिग्गज है वो लोग सब कसार देवी आकर के रुके, ठहरे, ठीक है। मतलब तब किया उन्होंने, मेडिटेशन की, ठीक है। बहुत सारे लोग आए, उसकी कहानी बताऊंगा तुम्हें आगे चल के। कसार देवी का एक अलग कहानी है, ठीक है। और कुछ साइंटिफिक भी है उस जगह का। नासा जान ही रहोगे, है ना। तो नासा आया था यहाँ रिसर्च के लिए, क्या ऐसा रीज़न है। तो बहुत कुछ वहाँ पे खोजा, बहुत कुछ वहाँ पे पाया नासा भी। तो यहाँ से सीधे चलते हैं। चलो पहले सबसे पहले तो बाबा के धाम। नैनीताल से थोड़ा आगे चल के हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई रहती है, तो हम रुकते हैं एक फूड वैन में, जो हमें दिख जाती है एक स्पॉट पर, जो कि था एक व्यू पॉइंट भी। और यहाँ पर मैं ऑर्डर करता हूँ मेरे और अक्षय के लिए आलू के पराठे। अब पहाड़ों में आओ तो मैगी तो जरूर बनता है, लेकिन आलू के पराठे भी कुछ खास ही रहते हैं यहाँ पर खाना। तो अब करते हैं हम लोग यहाँ का टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरे आज के ब्लॉग का फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो है नीम करोली बाबा का आश्रम कैंची धाम में। तो मैं कैंची धाम के लिए ही इतनी जद्दोजहद करके यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। काफ़ी मुश्किलों के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं बाबा के दर्शन कर सकूँ उनके आश्रम में जा कर के। ये पूरा रोड में जाम लगा हुआ है कैंची धाम जाने के लिए। सभी गाड़ियाँ जो है ये भवाली से हो करके कैंची धाम जा रही है, और हमारी भी गाड़ी लगी हुई है इसी लाइन में। अभी देखते हैं कैंची धाम कितने देर में पहुंचते हैं। जिस हिसाब से जाम है उस हिसाब से तो लग रहा है 1 घंटा लग ही जाएगा हमें। लेकिन कैंची धाम पहुंचने के पहले देखिए कितनी लंबी जाम लगी हुई है। आज लोग दूर दूर से यहाँ आए हैं, ऐसे छुट्टियों का सीज़न है तो लोग तो आते ही हैं। और जाम भी आप देख लीजिए कितनी गाड़ियाँ हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद ही पहाड़ों की इतनी ऊंचाई से मुझे पहली बार दिखती है कैंची धाम का आश्रम। वो देखिए नीचे। अब कैंची धाम में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और कैंची धाम से आगे मैं किस ओर जाने वाला था, अब इन सवालों के जवाब तो आपको मिलेगा मेरे अगले ब्लॉग में। तो मेरे साथ और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप भी मेरे तरह ऐसे ही बजट ट्रिप्स करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में जा कर के, और मेरा मेल आईडी भी मैं दे रहा हूँ। आप वहाँ जा कर के मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आपको जिस जगह भी जाना हो वहाँ की प्रॉपर आइटिनरी विथ कॉस्ट मैं आपको शेयर करूँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के बारे में जानने के लिए बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तब तक सी यू अगेन।